होती है साल 2065 से, जब सिर्फ 67 मिनट में पूरी धरती ऐसे खत्म हो गई थी जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ मिटा दिया हो। और जो लोग किसी तरह बच पाए थे उन्होंने हार मानने के बजाय तुरंत कई रिकॉनेसेंस शिप्स को स्पेस में भेज दिया था ताकि हर तरफ तलाश की जा सके और कोई ऐसा प्लेनेट मिल सके जहां फिर से जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। इसके बाद करीब 7 साल तक लगातार सफर चलता रहा था, इतना लंबा कि कई बार उनका कांटेक्ट भी टूट जाता था और उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। फिर एक दिन पेगासस नाम की शिप से सिग्नल आया कि उन्हें कुछ मिला है। उसी समय शिप के अंदर पायलट माइक अपने कप में रखे छोटे से केक को चुपचाप देख रहा था, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसका बर्थडे है। इतने सालों से एक ही रूटीन में फंसे रहने की वजह से वो ये सब ऑलमोस्ट भूल चुका था, लेकिन जेन को ये बात याद रही थी और इसी वजह से माइक के चेहरे पर हल्की सी चमक आई थी, जबकि जेन भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन सब समझ में आ रहा था। इसके बाद दोपहर होते ही पूरा क्रू एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। कैप्टन जॉन भी वहीं था और टोटल 8 लोग इस टीम में थे, जिनमें कुक जेरी, पायलट माइक, साइंस ऑफिसर एडवर्ड, मेंटेनेंस संभालने वाला पीट, कॉम्स ऑफिसर जेन, डॉक्टर हेली और उसकी 7 साल की बेटी शामिल थे। उस वक्त माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और सब हंसते बोलते हुए उस नए प्लेनेट की बातें कर रहे थे, जैसे वो पहले से ही उनका नया घर बन चुका हो। हर कोई अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहा था जहां नॉर्मल लाइफ होगी, ओपन स्काई होगा और फ्रेश हवा मिलेगी। लेकिन असलियत इससे अलग थी, क्योंकि ये खुशी सिर्फ ऊपर से दिख रही थी और अंदर से हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, फ्यूल कम बचा था और शुरू से ही ये मिशन एक बड़ा रिस्क था। इसी बीच पीट चुपचाप कैप्टन जॉन को साइड में ले गया था और उसे बताया था कि अब शिप में इतना फ्यूल नहीं बचा कि वो वापस लौट सकें। उसने हर पॉसिबल तरीके से फ्यूल बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था आगे बढ़ते रहना। ये सुनकर कैप्टन जॉन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात बाकी क्रू तक पहुंच गई तो तुरंत पैनिक फैल जाएगा। इसलिए उसने पीट से कहा था कि फिलहाल ये बात यहीं तक रखी जाए। थोड़ी देर बाद शिप टारगेट प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर कर गई थी और अगली सुबह एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सबको उनके काम असाइन किए जा रहे थे। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी अचानक एडवर्ड की तबीयत बिगड़ गई थी और वो क्लियरली कमजोर दिखने लगा था। डॉक्टर हेली ने तुरंत उसे पेन किलर दे दिया था ताकि सिचुएशन संभल सके, लेकिन असली दिक्कत कुछ और ही थी, क्योंकि एडवर्ड काफी समय से एक सीरियस बीमारी छुपा रहा था और सीक्रेटली खुद को इंजेक्शंस दे रहा था ताकि किसी को शक न हो। हेली को ये बात समझ आ गई थी और उसे साफ दिख रहा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन एडवर्ड बस चुप रह गया था। उसे मौत का डर तो था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ हालात और बिगड़ गए थे, क्योंकि कुक जेरी फिर से शराब पीकर कंट्रोल खो बैठा था और इस बार वो सीधे कॉकपिट तक पहुंच गया था जहां माइक आराम से मूवी देख रहा था। अचानक हुए डिस्टर्बेंस से माइक इरिटेट हो गया था और माहौल तुरंत हैवी हो गया था, लेकिन जेरी ने इस बार लिमिट क्रॉस कर दी थी। गुस्से में उसने माइक का टैबलेट उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया था। इसके बाद माइक का भी कंट्रोल छूट गया था और उसने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो उसे मारने ही वाला था। तभी पूरे शिप में एक तेज अलार्म गूंज उठा था और ऑरेंज अलर्ट एक्टिवेट हो गया था। माइक उसी मोमेंट पर रुक गया था और उसकी नजर सामने स्क्रीन पर जम गई थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो दिख रहा है वो सच है और बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत कैप्टन जॉन को कॉल कर दिया था। पीछे जमीन पर पड़ा जेरी अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पा रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि ये ऑरेंज अलर्ट आखिर है क्या। माइक ने चिढ़कर उसे बताया था कि वो लोग अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि आसपास एक और शिप मौजूद है। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गया था और कुछ ही देर में पूरा क्रू कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो गया था। जेन तेजी से डेटा चेक कर रही थी और उसने बताया था कि सामने जो शिप दिख रही है वो पेगासस के सेम मॉडल की है, लेकिन उसमें कोई भी एक्टिव सिग्नल नहीं मिल रहा था, न लाइट्स दिख रही थी और न ही किसी तरह का कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स आ रहा था। जब सिचुएशन को और क्लोजली चेक किया गया तो पता चला था कि वो एक चाइनीज रिकॉनेसेंस शिप है। ये बात सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया था और टेंशन साफ महसूस होने लगी थी। कैप्टन जॉन ने तुरंत सभी को एक जगह बुलाया था और जैसे ही पूरी जानकारी सामने आई थी, टीम 2 हिस्सों में बटी हुई दिखने लगी थी। कैप्टन जॉन, पीट और कुछ लोग ये मान रहे थे कि उस दूसरी शिप पर जाना सही रहेगा, क्योंकि वहां से शायद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड और जेन को ये आइडिया काफी रिस्की लग रहा था। उन्हें डर था कि अगर सामने वाले लोग हॉस्टाइल निकले तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। धीरे धीरे ये डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल गया था और हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा हुआ था। माहौल इतना हीटेड हो गया था कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर में कैप्टन जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने सच्चाई सामने रख दी थी कि अब वापसी पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनते ही पूरे क्रू पर जैसे सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि फ्यूल और रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं कि लौटना ऑप्शन ही नहीं बचा। अब रिएक्शंस खुलकर सामने आ रहे थे। कहीं गुस्सा था, कहीं फ्रस्ट्रेशन और सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये बात अब तक छुपाई क्यों गई। लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं थी और अब उनके
के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आगे बढ़ते रहना। इसी के साथ फैसला लिया गया था कि कैप्टन जॉन, माइक और पीट तीनों उस चाइनीज शिप में जाकर चेक करेंगे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे थे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया था। पूरा जहाज अंधेरे में डूबा हुआ था, चारों तरफ टूटा हुआ सामान फैला था, सड़ा हुआ खाना पड़ा था और कुछ डेड बॉडीज भी दिखाई दे रही थीं। माहौल इतना हैवी हो गया था कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सर्च जारी रखी थी। तभी उन्हें एक कंसोल मिला था जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेव्ड थी, लेकिन सब कुछ चाइनीज में था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने डिसाइड किया था कि ये डेटा अपने शिप पर ले जाकर डिकोड करेंगे। उसी दौरान पीट, जो अलग दिशा में गया हुआ था, वो अचानक भागता हुआ वापस आया था। उसकी सांस तेज चल रही थी और वो क्लियरली डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया था कि वो लोग वहाँ अकेले नहीं हैं, क्योंकि उसने अभी किसी को देखा है। ये सुनते ही तीनों और ज्यादा अलर्ट हो गए थे और अब हर कदम और भी संभल कर रख रहे थे। तभी अचानक माइक का पैर फिसला था और वो नीचे गिर गया था। आवाज सुनते ही बाकी दोनों घबरा गए थे, लेकिन माइक की नजर जमीन पर टिक गई थी, जहाँ एक छोटा सा चाइनीज लड़का जिंदा पड़ा हुआ था। उसने तुरंत उसे उठाया था और तीनों ने एक दूसरे को देखकर फैसला किया था कि उसे साथ लेकर वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़े थे, उन्हें एहसास हुआ था कि दरवाजा बंद हो चुका है और अब वो अंदर फंस चुके हैं। तभी सामने जेरी नजर आया था और उसने साफ कर दिया था कि दरवाजा उसी ने बंद किया है, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि किसी दूसरी शिप से कोई उनके जहाज में आए। उसे डर था कि कहीं उनके साथ कोई वायरस या और बड़ा खतरा ना आ जाए। माहौल पहले से ही गर्म था और उसी टेंशन के बीच हेली ने बिना एक सेकंड सोचे पास पड़ा डंडा उठाया और सीधे जेरी को मारकर बेहोश कर दिया था, ताकि सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। इसके तुरंत बाद उसने दरवाजा खोल दिया और माइक, कैप्टन जॉन और पीट को सुरक्षित अंदर ले आई थी। लेकिन अंदर आते ही एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। पीट ने कैप्टन जॉन को बताया कि उसने पूरी शिप को 2 बार अच्छे से चेक किया है और यहाँ कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो उनके काम आ सके। उसकी समझ में यही आ रहा था कि ये लोग शायद वापस लौटने के इरादे से निकले ही नहीं थे, यानी ये मिशन शुरू से ही वन वे रहा होगा। ये बात अपने आप में काफी भारी थी, लेकिन टाइम नहीं था ज्यादा सोचने का। तभी पीट और माइक वापस निकलने लगे थे ताकि अपने शिप पर लौट सकें। लेकिन अचानक पीट को कुछ याद आया और उसने माइक को आगे बढ़ने को कहा कि वो बस एक चीज लेकर तुरंत लौटा है। माइक बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही पीट दोबारा उस शिप के अंदर गया, अचानक हैच अपने आप बंद हो गया था। पीट तुरंत घबरा गया था और उसने पूछा कि ये किसने किया, लेकिन जेन ने सिस्टम चेक करके बताया कि किसी ने मैन्युअली कुछ नहीं किया है। पेगासस का सिस्टम दिखा रहा था कि वो चाइनीज शिप खुद अपने हैच बंद कर रही है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था, क्योंकि अब ये सिंपल मेल फंक्शन नहीं लग रहा था। पीट ने तुरंत अंदर एस्केप का रास्ता ढूंढना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया था कि इस शिप में कोई एस्केप पॉड है ही नहीं, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस पल उसे साफ समझ आ गया था कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पैनिक करने के बजाय वो खुद को संभाल गया था और उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी हो गई थी। उसने कैप्टन जॉन को काल्मली बताना शुरू किया था कि उसके बिना आगे कैसे मैनेज करना है और धीरे धीरे सबको अलविदा कहने लगा था। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी शिप पल भर में उड़ गई थी।